नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारत के वित्तीय नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सेबी ने एनएसई की पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधन निदेशक चित्रा रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि चित्रा ने स्टॉक एक्सचेंज की कई गुप्त जानकारियां बिना पहचान वाले व्यक्ति से साझा कर दी। इस अनजान व्यक्ति की सलाह पर ही उन्होंने एनएसई में एक नया पद बनाया और सरकारी कंपनी के सामान्य से अधिकारी को इस पद पर बैठा दिया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सेबी ने जब चित्रा से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि इन सब फैसलों के लिए उन्हें हिमालय के एक योगी ने सलाह दी थी, जिसे उन्होंने खुद न कभी देखा और न ही कभी बात की। चित्रा ने कहा कि वे सिर्फ इस रहस्यमय योगी के ईमेल के आधार पर अपने फैसले लेती थी। सवाल यह है कि ये योगी है कौन और चित्रा इस पर कैसे भरोसा करती थी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, पल्लव पाल आर्थिक विश्लेषक और सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। पल्लव पाल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। पल्लव पाल जी, ये जो इबारत दिखती है, इस तरह से लिखी हुई है, कहानियाँ जो आती हैं, पटकथाएँ, जब सब कुछ हो जाता है फिर पटकथा लिखी जाती है बाद में छुपाने के लिए चीज़ों को। आपको लगता है कि ये जो मामला सामने आया है ये कहाँ किस मोड़ पर जा रहा है, या सच में कोई योगी है या फिर कहीं जो चीज़ गलत हो गई है उन सबको छुपाने के लिए एक योगी बना दिया गया है? सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर्वेश्वर पाठक जी, ये जो चल रहा है सब, जब कुछ सब हो जाता है, घटना घट जाती है, फिर पटकथाएं लिखी हुई आती हैं, ये जो स्क्रिप्टेड स्टोरीज हैं, आपको लगता है कि ये सच में हुआ होगा? क्या मतलब सच में क्या हुआ होगा? मतलब क्या सच में योगी रहे होंगे और योगी उनको सलाह देते रहे होंगे और योगी की सलाहों पर स्टॉक एक्सचेंज चला करते हैं? फिर मैकेनिज्म तो कुछ हुआ नहीं। योगी के सलाह पे चित्रा रामकृष्णन अगर स्टॉक एक्सचेंज को चला रही थी और गुप्त जानकारियां साझा कर रही थी, तो अब उसी योगी का ये सपना आया आईटी डिपार्टमेंट को, और आईटी डिपार्टमेंट उनको खंगालने से शुरू हो गई है। ये देखिए, इन सबों के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारतवर्ष की कानून व्यवस्था लचर है। एक राजनेता से लेके कोई भी किसी भी तरीके का बैंक फ्रॉड करता है और वो बच निकलता है। हमारी कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ ही नहीं है कि उसको एक मतलब कड़ा संदेश जाए, ऐसी उसे जेल हो, जेल टर्म हो या कुछ भी ऐसा उसे कड़ी सजा का प्रावधान हो। आपको हमको सभी को पता है, सन 2012 में रजत गुप्ता करके एक थे, इंडियन अमेरिकन, अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग करने के कारण उनको अमेरिका ने जेल तक भेज दिया। लेकिन इंडिया में बताइए क्या होता है। तो और ये चित्रा रामचंद्र का कार्यकाल देखिए, ये इनका कार्यकाल जो था अप्रैल 2013 में, उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। सिर्फ दिसंबर 2016 तक का इनका रहा है। वो एनएसई के डायरेक्टर पद पे भी रही है, एमडी पद पे भी रही है। तो और जितने भी घोटाले हुए हैं वो यूपीए के टाइम पे अपॉइंटेड है। अगर जो एबीजी शिपयार्ड का भी आप देख लीजिए, तो जो ये हुआ है, जो 28 बैंकों में घोटाला अप्रैल 2012 से लेके जुलाई 2017 तक, और ये सबका पर्दाफाश अगर
मोदी गवर्नमेंट के समय में हो रहा है, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई भी करने की मतलब मंशा जतानी चाहिए। और जो देख रहा है जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या के केस में क्या हुआ है, हम अभी कानूनी लड़ाई के पेचीदे में ही है। भले उनकी सारी संपत्ति सरकार ने कुर्क कर ली है, और विजय माल्या बार बार कह रहा है कि हमने जितना घोटाला किया उससे ज्यादा तो सरकार ने हमसे संपत्ति कुर्क करके हमारे पैसे ले लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत वर्ष में अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, उनको ये जो सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, जो जानबूझ के ऐसे इकोनॉमिक से रिलेटेड वित्तीय स्कैम घोटाले करते हैं, उन पे कठोरतम से कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनपे अगर मान लीजिए एक हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट करार दे दिया, उनको दोषी पाया दे दिया, तो इवन उनके पास ये भी सुविधा नहीं होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करे और फिर उस पे कानूनी दाव पेच के मामले पे फंसा के वो जेल से बाहर रहे। ठीक है, ठीक है। पल्लव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज। पल्लव जी, बहुत लंबा समय आपका गुजरा है ये सब देखते करते सुनते। ये जो स्क्रिप्टेड स्टोरियां हैं, एक योगी आते हैं, योगी स्टॉक एक्सचेंज चला देते हैं और उनकी सलाह पर स्टॉक एक्सचेंज चलता है और 251 रुपये का मोबाइल बिक जाता है, लोग पैसे जमा करा देते हैं। ये लगता नहीं है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं? ऐसा लगता है कि कहीं 1800-1700वीं शताब्दी में ह्यूमन सिविलाइजेशन जब हुआ है तब कहीं की बात है। ये वर्तमान दौर में लगता है प्रासंगिक है सब चीज़ें, या कुछ आपको तो ज़्यादा पता होगा मुझसे। मैं आपको एक बहुत बड़ा या बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ जी। ये जो गलतियां हो रही हैं ये आज से नहीं है, सन 2004 से चल रही है। जब पहला सर्किट लगा था 2004 में, जब कांग्रेस सरकार जीती थी, अगर आपको याद हो, जी, तो बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, मगर किसी ने उसको फॉलो अप नहीं किया क्योंकि कांग्रेस वाले खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे। आज भी अगर उस किस्से को उठा के देखा जाए तो उसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी, बहुत लोगों को सुसाइड करना पड़ा था। ये बहुत आम बात नहीं है, मगर हाँ ये बात है। ये सन 2004 में हुआ, सन 2009 में हुआ, सन 2014 में दोबारा हुआ। और ये किस्से जो है, ये 10 मिनट निफ्टी बंद हो जाना है, एनएससी बंद हो जाना है, 11 मिनट एनएससी का सर्वर बंद हो जाना, या पूरे दिन की ट्रेडिंग को हॉल्ट कर देना, ये नए किस्से नहीं है। आपको एक बहुत छोटा सा, त्रिशूल साहब आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जब तक बीएससी में 1 शेयर ट्रेड होता है, एनएससी में 8 शेयर ट्रेड होता है, 1:8 का रेशियो चलता है। मगर ये जो 2004 से जो गलतियां चलती हुई आ रही हैं, गलतियां हैं, फ्रॉड है, बेवकूफियां हैं, ये आज तक कोई, ये इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है मेरे हिसाब से। ये जहां तक मेरे को तो समझ में आ रहा है, ये तर्कहीन समाज में तर्कहीनता को फैलाने का एक तरीका बनाया जा रहा है कि भैया जो कुछ होता है राम भरोसे होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सर्वर में गलतियां होती हैं दुनिया में, ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी हुआ है। सर्वर बंद हो जाना कोई बहुत बड़ा किस्सा नहीं है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज जब टेक ओवर के बिल्कुल कगार पे खड़ा था, जर्मनी की कुछ कंपनी ऑलरेडी टेक ओवर बिड डाल चुकी थी, सब कुछ तय हो चुका था, सारा वैल्यूएशन तय हो चुका था, तब भी ये हुआ था। मगर ये हिंदुस्तान में बार बार होता है, इसके ऊपर एक प्रश्न जरूर है। लेकिन सर, डाउ जोन्स में होता होगा तो वहाँ इंक्वायरियाँ बैठ जाती होंगी, वहाँ तो सारी चीज़ें सामने आती होंगी। वहाँ तो अगर राष्ट्रपति ने भी किया तो वाटरगेट भी निकल के सामने आया। लेकिन हमारे यहाँ तो सर्वर ऐसे ही बंद हो जाता है, पता चलता है कि 1 घंटे एनएससी बंद है और कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। रेगुलेटरी के नाम पर कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े शेयर धारक जो अपना निवेश करते हैं वो रोज़ाना ठगे जाते हैं, कोई उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। रेगुलेटरी तो कहने भर के लिए है सिर्फ। त्रिशूल जी, 1 सेकंड लूंगा आपका यहाँ पे मैं सेबी को की पीठ सकता पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ओपन एंड शट इन्वेस्टिगेशन किया इस मैटर का। अगर सेबी ओपन एंड शट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो ये किस्सा कभी सामने भी नहीं आता।
इन्वेस्टिगेशन फेयर था, सारी चीजों को ढूंढा गया, गलतियां ढूंढी गई, क्या क्या हुआ ये बताया गया। कल के और परसों के इकोनॉमिक टाइम में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स निकले हैं इसके ऊपर, लोग उसको देख सकते हैं और उसमें काफी कुछ कहा गया है। मगर ये आइसोलेटेड केस है मैडम रामकृष्णा वाला, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे वहाँ पहली बार जो सर्वर डाउन हुआ था वो सन 2004 मई में हुआ था, जब कांग्रेस की पहली सरकार आई थी। सबकी 17,000 निफ्टियां आज भी कहाँ है किसको नहीं पता। अगर उस टाइम की 17,000 निफ्टियां किसी ने खरीद के रखी हुई है तो आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम पे सेंसेक्स की वैल्यू 3,500 थी। 2,850 से 2,857 की वैल्यू से निफ्टियां गायब है, 17,000 निफ्टियां। ट्रेड वैल्यू में अगर आज की रेट में निफ्टी जो है, एक निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, आज की रेट में निफ्टी 17,000 कुछ में ट्रेड कर रही है। तो ये अरबों का खेल हो सकता है अगर देखा जाए। ठीक बात। मगर लेकिन ना तो वो निफ्टियां मिली है सन 2004 से, ना 2009 में जब सर्किट लगे थे तब का कोई हिसाब किताब किसी ने दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपन एंड इन्वेस्टिगेशन हुआ है। ठीक बात है। एनएससी अगर ये देखा जाए कि एनएससी में को ये बोला गया कि भैया आपके गलती हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर एनएससी कोऑपरेट नहीं करता तो ये किस्से भी सामने नहीं आते। जैसे 2004 और 2009 में जो किस्से हुए थे वैसे ये भी लुप्त हो जाता है किस्सा। इस मामले में मैं सेबी की ट्वीट करता पाऊंगा, उन्होंने ओपन इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट की फाइंडिंग को पब्लिक के सामने लाया। ठीक बात है। लेकिन पर्दे के पीछे कोई है और पता नहीं चल पाता है आम आवाम को, ये तो कुछ ना कुछ खेल है। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए बड़े बड़े राजनीतिक कार्यकालों में बड़े बड़े जो ऐसे जो ये इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, ये जो बाबाओं की एंट्री होती है और दूसरी तरफ आम आवाम को कुछ पता नहीं है, वो रोज़ अपना कहीं अगर भरोसेमंद कहीं शेयर में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको पता नहीं है कि आज बाज़ार बंद हो जाएगा, किस समय कुछ भी हो सकता है। तो फिर लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं खतरे के निशान से पार है अवाम और बाकी सब ऊपर वाले सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चित्रा रामकृष्णन का केस है, इन्होंने इन पे आरोप किया है और जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बताया कि सेबी का एक मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन रहा है, उसी के जरिए जो ये घोटाले हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं, वो पता चला है। तो इसमें उन्होंने जो सुब्रमण्यम को अपॉइंटमेंट किया, अभी हमें उसका टेन्योर भी देखना चाहिए कि वो 2013 अप्रैल में कैसे उसका अपॉइंटमेंट करता है। उस समय वित्त मंत्री कौन थे और सेबी। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, मैं आपका जवाब लूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, हम चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश्वर जी, अनिश्चितता, अवाम, ये दोनों का बिल्कुल ऐसा साथ है कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। बाकी जो ऊपर के लोग हैं वो मज़े में हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और बाद में बयान आ जाता है कि हिमालय में एक अदृश्य योगी थे, वो बताते थे कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये हास्यास्पद बात भारत वर्ष में ही केवल होती है और जितने भी घोटाले हैं उसका उजागर अभी हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था क्या कि जब ये चित्रा रामकृष्णन थी उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम साहब थे। अप्रैल 2013 में इनकी अपॉइंटमेंट होती है। अब देखिए मतलब उसके बाद जब पता चलता है 2015-16 में, तो ये 16 में दोनों रामचंद्रन और वो उनके जिनको उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, दोनों एनएससी छोड़ देते हैं। तो उस समय की सरकार, उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सबों का भी रोल देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी अपॉइंटमेंट कैसे की गई और जो उन्होंने अपने मनमर्जी से
जो अपॉइंटमेंट किया था आनंद सुब्रमण्यम का, उस समय की सरकार ने उसमें क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की? आखिर क्या मतलब मजबूरी थी उस समय की? क्योंकि देखिए, जो यूपीए का शासन था उस समय क्या बताया जा रहा था कि एक से एक बड़े लोग हैं। पी चिदम्बरम जी उतने पढ़े लिखे लोग थे, हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया इतने ही बड़े पढ़े लिखे और इकोनॉमिस्ट थे। फिर भी जो जितनी इरेगुलरिटीज हुई है सर्वेश्वर उस समय के कार्यकाल में ही घटित हुई है। अरे सर 2014 में तो सरकार बदल गई थी सर। बदल गई ना। हाँ। तो अगर 2013 में ही इन्होंने सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट किया और तब से चीजें शुरू हुई हैं। 2014 में मैं मान लिया, 15 तक मान लिया, 15-16 में जैसे ही ये चीजें उजागर हुई हैं, उसने 16 में रिजाइन किया है दोनों ने मिलके। और अब 19 में जाके इस पे बातचीत चली है, अब जाके इस पे आईटी रेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की निष्क्रियता, चाहे यूपीए सरकार की हो, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, या करंट गवर्नमेंट की जो मुखर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन निष्क्रियता भी झलकता है कि आखिर इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं। एक योगी हमें मेल कर रहे थे, योगी भी मेल कर रहे थे और हमें निर्देश दे रहे थे। तो ऐसे लोगों का सीधा घर तिहाड़ होना चाहिए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। और वो कह रहे हैं कहीं भी प्रकट हो जाते थे, बताइए, हिमालय से मेल आ रहा था, कहीं भी प्रकट हो जाते थे। हिमालय में हम सोचिए, अभी हम अपने स्टूडियो में बैठे हो, आपके स्टूडियो में भी कभी कभी नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है। हम और आप स्काइप से जुड़े बैठे हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्क का सामना इशू जो आ जाती है। और हिमालय में योगी जी को ईमेल करने का नेटवर्क बहुत ही अच्छा मिल रहा था। तो ये सब जो चीजें हैं, इस पे गहन जांच का विषय है और इस पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चित्रा रामचंद्रन को पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को तुरंत, और उस पे मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि अभी 2021 में ही एक दिन क्या हुआ था कि पूरा एनएससी ब्लैकआउट हो गया था, एनएससी का पूरा सर्वर डाउन हो गया था। तो और उसमें फिर बाद में बात आई कि उस दिन हमारा भी सौदा लगा हुआ था। पता चला कि जो मतलब सौदा लगे रहने का मतलब कि हमने कुछ स्टॉक खरीदे थे और हमें उसे उसी दिन निकालना था। तो बाद में पता चला कि जो भी आपने खरीदा वो रिजेक्ट हो गया, वो सौदा उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, ऐसे घोटालों का सबसे बड़ा जो मतलब जो गाज गिरता है वो किस पे गिरता है? रिटेल इन्वेस्टर पे गिरता है। ना तो उससे एफआईआई प्रभावित होते हैं, ना उससे डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो प्रभावित होते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, किसी ब्रोकर की सलाह पे या किसी और दोस्त की सलाह पे वो निवेश करने के लिए बाजार में आ जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ता है। और वो रिटेल इन्वेस्टर जो है भारतवर्ष का आम जनमानस होता है। तो इसका सबसे एक कारगर उपाय है कि हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा कि आखिर ऐसे स्कैम करने वाले बचते कैसे हैं। अगर मान लीजिए कोई नेता कन्विक्ट होता है तो तुरंत बीमारी का बहाना बना के हॉस्पिटल चला जाता है। एक नॉर्मल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की ओर नहीं ले जा रहा हूं, लालू यादव का एग्जांपल दे रहा हूं। अभी चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। इससे पहले वो बहुत अच्छा अपने घर में पटना में थे, पॉलिटिक्स में भाग भी ले रहे थे और तुरंत वो बीमार हो गया और अस्पताल में एडमिट हो गए। उसी तरह जब 2G घोटाले में जितने भी लोग गए थे, कितने लोग अस्पताल की शरण ले लेते थे जेल से जाने से बचने के लिए। ठीक बात। तो ये सब जो खामियां हैं हमारे भारतवर्ष के कानून में, उसको भी देखना पड़ेगा। मैंने रजत गुप्ता का आपको एग्जांपल बताया। अब देखिए, वहां किसी की मजाल नहीं होती है अमेरिका में कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर दे। और अभी हमारे यहाँ का सेबी जो है बहुत ही सजग है। आपको मैं बताता हूँ 2020-21 में भारतवर्ष में एक बिजनेस न्यूज चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका एक एंकर ऐसे ही गतिविधि में लिप्त पाया गया। उसके बाद सेबी ने उसे 2 सालों के लिए बैन कर दिया और उसको और उसके फैमिली मेंबर को। ठीक है।
तो मतलब- सेबी बहुत ही ठीक। स्ट्रॉन्ग संस्था है जो समय समय पर गाइडलाइंस जारी कर रही है और ऐसे मतलब जो स्कैम हो रहे हैं या इरेगुलरिटी जो हो रही है उस पे अंकुश लगा रही है, लेकिन उसको और भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। ठीक बात है। पल्लव जी, ये सब, पल्लव जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? पल्लव जी, ये जो चल रहा है सब अंधेरे में, ये लगता नहीं है कि अगर इस दौर में भी अंधेरे में चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ये सब जो अंधेरा किया हुआ है, ये सब एक जिसको कहेंगे बहुत साफ तौर पे ये कोई षड्यंत्र कहीं नजर आता है, क्योंकि साफ गोई तो नजर नहीं आती इन कहानियों में। मैं इसको षड्यंत्र का नाम नहीं दूंगा, मैं इसको अनचाही मुसीबतों को सर पे लेने की आदत कहूंगा। क्योंकि आप ये मान के चले जी पल्लव जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जो पहला ब्लैकआउट हुआ था एलएनजी का, जी। वो सन 2004 में हुआ था, ठीक है। क्या आज तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं हुआ। 2009 के ब्लैकआउट का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं हुआ। 2013 के ब्लैकआउट का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं हुआ। 2014 के ब्लैकआउट का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं हुआ। 2017 के ब्लैकआउट का इन्वेस्टिगेशन हुआ? 2019 के ब्लैकआउट का इन्वेस्टिगेशन, इसकी रिपोर्ट कुछ हद तक हमारे सामने आ चुकी है। अब ये जो ईमेल का किस्सा है या किसी को अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग का किस्सा है, ये तय दर खुलेगा। मेरे हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग का किस्सा नहीं हो सकता। हाँ, मगर अनऑथोराइज लोगों को सर्वर रूम का एक्सेस होना बहुत खतरे की घंटी बन सकती है। हेलो जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी से तो कुछ होना चाहिए सर। अगर पूरे देश में जिस तरह कहीं इन्वेस्टर भरोसा करके बैठे हैं और बाद में उन्हें पता चले 2 साल बाद में कि ये कहानियां इस तरह से थीं कि योगी चला रहे थे और बाबा चला रहे थे, तो कहीं लगता नहीं है कि ये बिल्कुल भरोसे पे पूरी तरह सेंध है? ये भरोसे की सेंध मैं मान सकता हूँ। मैं आपकी बात से तर्कसंगत होने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप यहाँ पे एक मेरी बात सुनिएगा। हमारे देश में रिटेल पार्टिसिपेशन आज इतना बड़ा रिटेल की बात हो रही है, टोटल रिटेल पार्टिसिपेशन मात्र 6% है, मात्र 6%। आज भी 94% इक्विटी जो है वो विदेशी होल्ड करते हैं, हम लोग होल्ड अपने देश की इक्विटी हम लोग होल्ड नहीं करते हैं। आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा, आपको एक छोटी सी होल्डिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपको ये मालूम हश्र होगा कि आज भी एचडीएफसी ग्रुप जो है उसका 65% हिस्सा विदेशियों के पास है, हमारे पास नहीं। एक्सिस बैंक का 71% हिस्सा हमारे विदेशों के पास है, हमारे पास नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 70% से ऊपर आज की शेयर होल्डिंग जो है वो विदेशियों के पास है। होके बात करनी होगी हमें यहाँ पे। जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये पूरी तरह से अंधेर चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी जी, मगर आज इन्वेस्टिगेशन मैं आता हूँ आपके पास। रितेश खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वित्तीय विश्लेषक। रितेश खंडेलवाल जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। नमस्ते चंद्रशेखर जी। रितेश जी, ये जो चल रहा है कि बाद में इन्वेस्टर को पता चलता है कि स्टॉक एक्सचेंज तो हिमालय से बाबा चला रहे थे, तो ये जो कैलकुलेशन है, गणित है ब्रोकर्स की, स्टॉक ब्रोकर्स हैं सब कंपनी की, फिर लगता नहीं है मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म तो धोखा है फिर एकदम। सर इसमें एक थोड़ा अपन एक ऊपरी तौर पे बात करते पहले। और
और मतलब वित्त मंत्रालय और अपना कानून आयोग, कानून मंत्रालय, इनके नीचे सेबी ओवर सी करती है पूरे सिक्योरिटीज रिलेटेड सारे तामझाम को, भले फिर एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, कोई भी हो। फिर सेबी के नीचे एनएसई खुद कंपनी, एनएसई का अपना बोर्ड जिसमें बहुत ही दिग्गज लोग शामिल हैं, जिनका मतलब बायोडाटा या सीवी पढ़े तो अपने आप में वो सब महारथी लोग हैं। और फिर उसके बाद में बोर्ड की कुछ कमेटियां और एनएसई का मैनेजमेंट, ऐसे पूरी व्यवस्था चलती है। और उस व्यवस्था में जो एमडी सीईओ हैं उनके ऊपर बोर्ड की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। तो अभी क्या होता है सर कि कोई भी एक लेवल के ऊपर का डिसीजन अपॉइंटमेंट कमेटी के ओपिनियन के या कॉन्फ्रेंस के बिना नहीं होता है। तो अब इस समय में हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि उस समय की अपॉइंटमेंट कमेटी ने कैसे किसी नए आदमी को एनएसई जैसे विशेष संस्था में इतने बड़े पदवी पे आ गए, उनका 15 लाख से करोड़ों में उनकी तनख्वाह हो गई, तो क्या उस समय उस कमेटी ने अपने दायित्व। बिल्कुल, मैं रितेश जी आपके पास आऊंगा, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, हम चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। रितेश जी, आप अपना जवाब जारी रखिए। हाँ सर, तो इसमें रिटेल तक पहुंचने के पहले एनएसई में खुद एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नंबर 1, नंबर 2, आज का जो युग है कि अगर कोई ईमेल पे कहीं से धमकी भी देता है तो हम सोर्स कर लेते हैं कि वो कौन से आईपी से आया है, कौन सा नेटवर्क यूज किया है। तो आप कोई योगी बाबा अगर एक्सेस नेटवर्क कर सकते हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस देना पड़ेगा कि ये एक कोई दूसरी मनगढ़ंत कहानी रच के मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है जी। क्योंकि जब आप एनएसई जैसी संस्था और इसकी बात करते हैं तो रिटेल निवेशक का विश्वास होता है इन सब चीजों पे। व्यवस्था ऊपर से नीचे तक आती है और हर आदमी की उसमें जिम्मेदारी और एक अपना रोल होता है, एक दायित्व निभाना होता है। तो कहीं ना कहीं रिटेल से लेके हर लोगों के विश्वास के साथ में धोखाधड़ी हुई है, लोगों ने अपना दायित्व नहीं निभाया है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। आज वो युग है ही नहीं कि आप बोलो कि कोई योगी बाबा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें ये भी इनपुट मीडिया में जो पढ़ा गया है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। अगर योगी बाबा को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शन करना है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात कहाँ से आती है? तो इसकी जांच जरूरी है। एक बताता हूँ, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग, कोलोकेशन स्कैम, आप आज देखिए कभी बाजार गिरता है तो रिटेल निवेशक कुछ नहीं कर पाता, अपना नुकसान होते हुए देखता है, पूरा लाल रंग उससे पोर्टफोलियो पे आ जाता है। पर ये जो एल्गोरिदम और हाई स्पीड ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं, जो फंड्स की बात कर रहे हैं, इनके सिस्टम इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये लोग उस समय मल्टीपल ट्रेड करके अपनी पोजीशन सुधार लेते हैं। इसका खामियाजा बहुत बार मतलब लगभग ये समझ के चलिए रिटेल ही भुगतता है। तो अगर ऐसे में इस लॉबी को अगर कहीं से 1 सेकंड का भी जल्दी एक्सेस मिलता है एक्सचेंज का, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितने लेवल तक रिटेल को नुकसान पहुंचाते हैं। और रिटेल ये सोचता है बाजार गिर गया और मेरा नुकसान हो गया। तो इसके जो जांच होनी चाहिए, ये उस समय में बोर्ड उन्होंने किस बेसिस पे इतना बड़ा डिसीजन चेंज कर दिया, कोई भी आदमी आ सकता है। एनएसई जैसी सेंसिटिव संस्था आज विश्व में, हम जैसे मैंने अभी सुना हमारे साथ में जो बोर्ड से मैं भाई साहब का नाम मिस कर गया कि भाई रिटेल में आज हमारे बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी ज्यादा है, तो ये एफआईआई आता है। लेकिन हमारे यहाँ कानून ऐसे हैं कि बोर्ड में कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उनका कंट्रोल नहीं होता। भले ही वो निवेशक आते हैं, शेयर होल्ड करें, लेकिन कंट्रोल, मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस सब हमारे देश में होता है। और धीरे धीरे क्योंकि रिटेल का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि धीरे धीरे 5, 10, 15 साल में कुछ हिस्सेदारी हमारे पास ही वापस आ जाएगी सब चीजों की, हमारे देश में, हमारे नागरिकों के पास। तो इस मुद्दे को सिर्फ एक ये सबसे बड़ा मतलब आज के युग में अगर मैं नए जनरेशन यूथ को जो ज्यादा जानते हैं उनको ऐसे कहानी सुना दूं कि ऐसे बाबा आए थे और उन्होंने मार्गदर्शन किया था, तो हंसी और बहुत ये हो जाएगी। तो आप सोचिए इसका परिणाम जो बाहर के निवेशक और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वो क्या कर रहे होंगे, विदेशी सरकार हमारे बारे में कि क्या सोच रही होंगी, इतना फ्रेमवर्क होने के बावजूद भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या उनका विश्वास रहेगा इन सब चीजों पे? ये पल्लव पाल जी, ये सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आपके पास आऊँगा। पल्लव जी, ये बड़े गहरे सवाल रितेश खंडेलवाल ने किए हैं। सर्वेश्वर जी, विदेशों में क्या सोचा जा रहा होगा? ऐसे बाबा आ गए, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं और उन्होंने उनको मैनेज कर दिया। और दूसरी बात, जो रिटेल इन्वेस्टर है, मरा, उसकी तो मौत हो गई, वो तो मर गया और बड़े लोगों को नहीं फर्क पड़ा।
लेकिन थोड़ा सेकंड्स के फर्क में भी, और बाद में 2 साल बाद पता चल रहा है कि उसकी मौत का कारण एक बाबा थे। तो लगता नहीं है कि ये गंभीरता से परे है ये मामला? देखिए चंद्रशेखर जी, ये तो सही है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसमें कि आखिर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां, और अभी 2022 में कोई किसी को कह दे तो लोग कैसे विश्वास करें। हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनका एक मकसद है कि कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, बाहर की कंपनी कैसे आके हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करे, और इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो बाहर में धूमिल होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब कोरोना का सब कुछ मतलब सेकंड लहर खत्म हो गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस के दौरे पे थे, वहां बड़े से बड़े सीईओ से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने एक समय दिया था कि वहां के बड़ी बड़ी कंपनियों के, इन्वेस्टर कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करने का, और वो सब मिले हैं, ब्लैक स्टोन जैसी कंपनियों के सीईओ मिले हैं। और तो इसका मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं कि अमेरिका, यूके, इस सब में अगर इस सब तरीके की कोई भी घटना होती है तो वहां का कानून इतना सुदृढ़ है कि उस जो स्कैम करने वाले को बचने नहीं देता। उसको अगर 10 साल की सजा होती है तो वो 10 साल की सजा भुगतता है, तभी वो बाहर आ पाता है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, चाहे जितना भी बड़ा स्कैम कर ले, 6 महीना साल भर जेल में रह के फिर वो जमानत पे आ जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के कारण उसको जमानत मिल गई है। इस सभी में सरकार को, हर एक लॉ को, जैसे जब विजय माल्या और नीरव मोदी पैसे लेके भागा, उसके बाद हमने एक कानून लेके आए कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर होगा उसकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी, और उसका अगर मान लीजिए कोई कंपनी जा रही है लॉस में तो उसको कंपनी का वैल्यूएशन किया जाएगा, और अगर उस कंपनी का सेल होता है तो सबसे पहले बैंकों का लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो उनके प्रमोटर को दिया जाएगा। जैसे कि भारत स्टील के केस में टाटा ने उसको एक्वायर किया था, हम सभी ने देखा था कि पहले बैंकों का कर्जा चुकाया गया था। तो सरकार जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बहुत ही मतलब माइन्यूट डिटेल्स में काम कर रही है, इसलिए ऐसे ऐसे स्कैम उजागर होके सामने आ रहे हैं। नहीं तो आप हमें बताइए कि पहले ये कितने, हर्षद मेहता थे, उसका एक स्कैम उजागर हुआ था, उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसने सबसे बड़ा आरोप क्या लगाया था कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तब के थे, उनको हमने करोड़ों रुपया दिया था। तो ऐसे अगर होते रहेंगे तो भारत वर्ष की जो मतलब छवि है वो धूमिल होगी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर की कंपनियां आके भारत में निवेश करें तो उसमें बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाएगा। ठीक बात है। पल्लव जी, विदेश में बैठ के डाउ जोन्स में ब्रोकर क्या सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसा हो रहा है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो बेचारा अपनी बचत कहीं उसको लगता है कि भाई इस शेयर को रखने से और हम कहीं अपने बच्चों की शादी कर देंगे या कहीं हम अमीर हो जाएंगे, ये जो दिवा स्वप्न वो देखता रहता है, और इसी दिवा स्वप्न उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी गहरी खाई नसीब होती है। तो लगता नहीं है कि ये मैकेनिज्म है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। पल्लव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि डाउ जोन्स में क्या सोचते होंगे लोग जब भारत के बारे में इस तरह से देखते होंगे, और रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा होगा इस समय के उस समय जो हुआ, और कहीं जो भी गड़बड़ हुई अब वो इस तरह निकल के सामने आ रही है कि बाबा चलाते थे स्टॉक एक्सचेंज, और उनने अपने कोई छोटे मोटे बाबा पर भरोसा नहीं किया होगा, तो वो भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं किया। हास्यास्पद है, बिल्कुल है। और वो लोग क्या सोच रहे होंगे इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, मगर हाँ मैं कल संकट बात करूंगा यहाँ पे। इससे इंडिया के इन्वेस्टर क्लास को झटका लगेगा। क्या हम इससे कितना उठ पाएंगे, कि हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या करेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं इसके, कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो।
वो देखना पड़ेगा। क्या पहली चीज पहली को एक आपको एक पावर इसका पावर से एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद आप इसको कोई पावर इन्वेस्टिगेशन पावर या कुछ पावर जैसी और दे सकते हैं जिसमें आप लोगों का इन्वेस्टर क्लास को और पार्ट दे सकते हैं। ये चीजें देखनी पड़ेंगी। जहाँ तक बात है बाबा ईमेल पे चला रहे थे और इनसाइडर ट्रेडिंग का जो एलिगेशन लग रहा है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन है जो कि इंडिया में भी इलीगल है, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि यूएस में इनसाइडर ट्रेडिंग में बहुत बड़ी सजा होती है, तो हर्षद मेहता का किस्सा कुछ और नहीं था, सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग का किस्सा था। उसके बाद फारिक साहब का जो किस्सा था वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग का किस्सा। तो ये चीजें पछती नहीं है हिंदुस्तान, देर सवेर ये पकड़ी जाती है। क्या मैकेनिज्म हमें इतना स्ट्रॉन्ग, हमें मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हाँ, ताकि ये चीजें हम कम से कम हो। देखिए फ्रॉड हर जगह होते हैं, यूएस में भी होते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, वो यूरोपियन स्टॉक मार्केट में भी होते हैं। अभी एक हुआ है यूएस स्टॉक मार्केट में, जब ये बोला गया कि हमने डायबिटीज का इलाज ढूंढ लिया और एक कंपनी की वैल्यूएशन रातों रात $9 बिलियन पहुंच गई और लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। उसमें बोला गया कि ऑन्कोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने कैंसर का और डायबिटीज का दोनों में इलाज ढूंढ लिया। कंपनी की वैल्यूएशन 2 दिन के अंदर $9 बिलियन पहुंच गई। क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन हुए, उनको जिन दो लोगों ने ये सारा खेल रखा था उनको सजा भी हो गई। मगर हमें अपने सिस्टम को और इसका करना पड़ेगा ताकि इतना रामाकृष्ण जैसे किस्से दोबारा ना हो। गलतियां हर जगह होती है, मैं इस गलती को झूठा नहीं मानता हूँ, मगर हाँ मैं एक चीज पे सरकार को और सेबी को दोनों की पीठ तक कमाऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पब्लिश करने की हिम्मत आई, जो अभी तक नहीं हो। अभी तो पॉलिटिकल क्रेडिट लेने का भी दौर शुरू होगा इसमें। अभी दौर शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो मामला निकल के सामने आया है, अभी शुरू कहाँ हुई ये बात, अब शुरू होगी धीरे धीरे। रितेश खंडेलवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने जो कहा कि रिटेल इन्वेस्टर भगवान भरोसे है, और अगर अब उसे बाद में भी पता चलता है कि ऐसे ऐसे बाबा ने कोई सलाह दी थी और बाबा चला रहे थे, तो फिर वो कर भी क्या सकता है अगर ये सब पता भी उसको चल गया है तो? में एक चीज उस समय जो रह गई थी कि कहीं ना कहीं अभी बाहर से जब निवेशक का पैसा आता है और वो हमारे बाजारों में पैसे लगाते हैं, तो वो जो माल खरीदते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही बेचते हैं, या जो इन्वेस्टर के पास होता है तो कुछ इंस्टीट्यूशन से सेल होता है, कुछ रिटेल का सेल होता है। तो जब बाहर से बहुत विदेशी निवेशक आते हैं, आपके ऊपर विश्वास करके आते हैं, रिटेल से खरीदते तो रिटेल बेचता है तो वो भी अपना मुनाफा कमाता है कहीं से, और बहुत बार पोर्टफोलियो टर्न होता है। तो कहीं एक ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इस समय इस तरह की स्टोरी को मीडिया में डेलिबरेटली छोड़कर विदेशी निवेशकों में हमारे देश की छवि खराब करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है कि यहाँ चीजें भगवान भरोसे चलती है। ऐसे अंत में सब भगवान भरोसे है, लेकिन एक व्यवस्था एक सब चीज होती है। तो उसमें बेसिक बात यही है कि इसको मल्टीपल तरीके से देखना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्तमान सरकार, जो वर्तमान नीति है, उसमें वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे समस्या आ रही है उससे आगे होकर समाधान कर रहे हैं। जैसे येस बैंक को गिरने से बचाया, बहुत सारी चीजों में सरकार ने सजग होकर कदम उठाए। तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पे भी उन कदम को उठा के वैसी कोई कार्रवाई करके निवेशकों के लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। ठीक बात है। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए रितेश खंडेलवाल ने जो बात कही कि ये स्टोरी मीडिया में आ गई इस तरह से और बिल्कुल खुला हुआ मामला पड़ा है, तो विदेशी निवेशक क्या सोचेगा इस समय पे? देखिए, ये मामला पे जो स्टार्टिंग हुई है 3-4 साल हो चुके हैं। विदेशी इन्वेस्टर को पहले भी इसका, और ऐसा नहीं है कि ये मामला सडनली उजागर हो गया है। जब इस पे सीबीआई की इंक्वायरी की बात हुई या आईटी का रेड पड़ा है, तो विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए इसमें
थोड़ा सा असहज तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे कांड होते रहे तो इसका असर विदेशी इन्वेस्टर जो आ रहे हैं उस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि उनको भी डर लगेगा कि आखिर जो उनका निवेश वो कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। क्योंकि जो भारत वर्ष है, बाहर में आप कहीं भी देखें तो विदेशी इन्वेस्टर को भारत एक मतलब इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा और मतलब प्रॉपर डेस्टिनेशन लग रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं का उजागर होना कहीं ना कहीं उन लोगों के मतलब जो इंटरेस्ट हो रहा है उस पे मतलब बट्टा लगा देगा, और ले दे के नुकसान किसका होगा? भारत वर्ष का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब आपका लेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। रितेश खंडेलवाल जी, देखिए सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आपके पास आऊँगा। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए सबसे बड़ी बात कि क्या ये मुनासिब वक्त है इस तरह की चीज़ें सामने आने का, और क्या इन पर जो कड़ी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से अगर लेट लतीफ़ी होगी तो लगेगा नहीं कि ये सब मामला पूरा स्क्रिप्टेड है? देखिए, स्क्रिप्टेड मामला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जो शीर्ष अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है उससे आप हम दरकिनार नहीं कर सकते कि जिस समय इसकी अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी से सुब्रमण्यम, उसकी वाइफ सुनीता, दोनों को इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है और दोनों को बड़े बड़े पोस्ट दिए हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट उन सभी की देखी जाएगी कि जब इतने बड़े लेवल पे किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें शीर्ष अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो आखिर ये किसके इशारों पे चल रहा था? क्या उस समय की यूपीए गवर्नमेंट के भी लोग शामिल थे, या अभी प्रेजेंट जो 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, क्या इनके भी गवर्नमेंट के कुछ लोग शामिल थे? इन सबों का जो गहन से जांच होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा एक तो कोरोना से हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, और फिर इस तरीके के जो न्यूज आ जाना, जैसे एबीजी शिपयार्ड का आ रहा है, इस तरीके का जो न्यूज आ रहा है, यह देश की इकोनॉमी के और गर्त में लेके जा सकता है। साथ ही साथ जो एफआईआई का सेंटिमेंट्स है, जैसा मैंने पहले भी कहा, ठीक है, एफआईआई को इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लगता है, लेकिन फिर उनपे यह आ जाएगा कि यहाँ तो केवल स्कैम ही स्कैम होते हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। लेकिन इस समय की गवर्नमेंट उस स्कैम को किस तरीके से डील कर रही है, इसको या तो कोर्ट में फिर लंबा चलता रहा है 10 साल 20 साल, या फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होके जल्द से जल्द इसकी सजा सुनिश्चित की जाए, वो बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि विदेश में जो भी इन्वेस्टर आ रहे हैं उनमें भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि नहीं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया की, वो इस तरीके के लोगों से डील करना जानती है और उस पर कड़े से कड़े नियम के तहत उसको दंडित करना जानती है, जिससे कि उसमें एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा, और वो बनाने की बहुत ही सख्त जरूरत है। ठीक बात है। पल्लव जी, देखिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो ये सारी घटना ऐसी निकल के सामने आई है, तो वर्तमान में इसका क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का? ये बहुत क्रिटिकल टाइम है इंडियन मार्केट के लिए, मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम हिंदुस्तान में सबसे बड़े आईपीओ के लिए हम 75,000 करोड़ के एक आईपीओ की लॉन्च कर रहे हैं, जो कि LIC का है। तो ये समय बहुत क्रिटिकल हो सकता है। कितना क्रिटिकल होगा, कितना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, कितना रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। मगर हम एक बहुत बड़े मोड़ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ का प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी सेबी के पास फाइल हो चुका है। क्या सरकार इस फैसले के लिए तैयार है? सरकार को क्या कदम उठाने होंगे कि लोगों को आश्वस्त किया जा सके NSE बाबाओं के कथन और कहन पे नहीं चल रही है। हमें खुद को एक समझाना होगा कि क्या कितना बड़ा
कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा फ्रॉड है, ताकि ये इससे दोबारा ना हो। गलतियां सबसे होती हैं और समाज में गलती होती है, मगर कितनी बड़ी और कैसी गलती है ये समय बताएगा। और हम बहुत बड़े क्रिटिकल जंक्शन में खड़े हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम एक 75,000 करोड़ का आईपीओ में खड़े। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जहाँ 32% LIC के शेयर हम बेचने जा रहे हैं। जी, सरकार को, इन्वेस्टर कम्युनिटी को आश्वस्त करना पड़ेगा कि ये हरकतें और ये इससे दोबारा ना हो। ठीक बात है। नहीं तो LIC का आईपीओ डूबने से नुकसान आम जनता से ज्यादा सरकार को नुकसान। जी, बहुत आपने जो बात बिल्कुल एकदम ये निकल के सामने आई है। रितेश खंडेलवाल जी, देखिए जो इस तरह की घटनाएं ये जो सामने आती हैं, इसका वर्तमान में कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा बाजार पर, ये आपसे समझना चाहेंगे हम। ने बताया कि LIC का IPO, इसमें सरकार का नुकसान है, नुकसान जनता और हमारे देश का ज्यादा है, क्योंकि ये जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट का आता है ये जनता की कल्याणकारी योजना या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगता है। और ऐसी घटनाएं विदेशों में भी होती है, पर ये इस समय इस घटना को इस तरह से पेश करना जनता के बीच में, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो विदेशी निवेशकों के मन में इंडिया के बारे में डाउट क्रिएट करना चाहते, संदेह पैदा करना चाहते। तो इसके लिए सरकार को यही करना चाहिए कि इसकी बहुत ट्रांसपेरेंट इंक्वायरियों के सामने आ जाए, और इमीडिएटली ये आना चाहिए कि ये 4-5 साल पहले हुआ था, उसके बाद में ये व्यवस्था में बदलाव किए गए। जैसे NSE में लिमय जी को लाया गया, एक बहुत पारदर्शी तरीके से नए CEO को लाया, उन्होंने प्रोसेस, गवर्नेंस सब कुछ चेंज किया, वो सब सामने लाके विश्वास वापस बन सकता है। आज हम इस जंक्चर पे है कि ये IPO है, और हमारे ये तो एक कहानी है, विदेशों में तो इससे बहुत बुरे स्कैंडल हुए हैं। जैसे हम फोक्सवैगन का डीजल गेट स्कैंडल देखें, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ हमारे यहाँ होती है। स्कैम, स्कैंडल, कोई आदमी किस परिस्थिति में क्या करता है वो बहुत अलग बात है। फोक्सवैगन ने जो किया था वो पूरे विश्व के साथ चीटिंग की, जिन्होंने डीजल एमिशन चेंज करके बता दी। तो ये तो इस समय जो ये मुद्दा लाया गया है, ये बहुत ऐसा संदेह है कि LIC IPO को फेल या देश की छवि खराब करे विदेशी निवेशकों के बीच में, इसमें इसलिए भी किया गया है। सरकार ने उसके बाद में कदम उठाए हैं, वो कदमों को सरकार वापस हाईलाइट करे, और निवेशकों का विश्वास है तभी जाके इतना पैसा आज हम शेयर बाजार में देख रहे हैं, शेयर बाजार में इतनी तेजी देख रहे हैं। और जनरली ये कहा जाता है कि शेयर बाजार एक्चुअल इकोनॉमी से 6 महीने आगे चलता है। तो अगर शेयर बाजार में तेजी है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में निवेशकों का विश्वास है, इसलिए वो आगे जाते हैं। ठीक बात है। मैं यहाँ पे चंद्रशेखर ये बात कहना चाहूँगा जी, हमारे देश की इकोनॉमी टाइम करीबन 2.72 ट्रिलियन डॉलर की है। स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से, तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है आज के डेट में, स्टॉक मार्केट की अपनी वैल्यूएशन इंडिया के हिसाब से इंडिया की 9.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी करीबन हम 60 ट्रिलियन डॉलर की स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, ठीक है। 60 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कोई मजाक नहीं है। ये विदेशियों का, हिंदुस्तानियों का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, सरकार का, सबका पैसा लगा हुआ है इससे। 2016 की गलती अगर आज इस तरह से उजागर की जा रही है, तो इसके पीछे वाकई में मैं खंडेलवाल साहब से पूरी तरह एग्री करूंगा कि इस टाइम से ये इंफॉर्मेशन क्यों लीक हो रही है, सेबी की रिपोर्ट को किस तरह से क्यों लीक किया गया है, क्योंकि ये सेबी की प्राइवेट रिपोर्ट है। सेबी की प्राइवेट रिपोर्ट को इस तरह से क्यों लीक किया गया और किसने करवाया, इसकी भी जांच हो रही है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पे चढ़ा है जहाँ हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.9% से लेके 6.4% आते थे। सिर्फ LIC का अगर IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो आधा 0.5% फिस्कल डेफिसिट GDP का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसी भी इकोनॉमी की शक्ल बदल सकती है ये फिगर। तो मैं यहाँ पर खंडेलवाल साहब से पूरी तरह एग्री करूंगा। और क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या सर्वर में चेंजेस, क्योंकि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है तो कहीं ना कहीं सर्वर रूम को एक्सेस मिला होगा। तो सर्वर रूम पे एक्सेस में क्या क्या एक्सेस था, ये भी जब इतनी बात हुई है तो ये क्यों नहीं किया जा रहा है कि किस तरह हम लोगों के पास जो आज को छाया नहीं जा रहा है।
आज मेरे हिसाब से रिपोर्टें भी आधी अधूरी इस तरह से लीक किया है। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए रितेश खंडेलवाल और पल्लव पाल, दो बात जो बिल्कुल एक बात पे सामने जो आई है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है और हम गैर जिम्मेदारी से, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि जो इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है। ये नहीं लगता कि ये मीडिया रिपोर्ट्स बननी चाहिए इस तरह की, और ये तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में ला देती है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम चलेंगे सीधे अपने मेहमानों के पास। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए ब्रेक से पहले मैं जो आपसे कह रहा था कि लगता नहीं है कि ये गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाना चाहिए और बड़ी एजेंसी से, जो सर्वोच्च एजेंसी है, उससे जांच इसकी होनी चाहिए कि ये ऐसे क्रिटिकल समय पे आप इन सब रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर रहे हैं। देखिए, आपका कहना सही है, क्योंकि ये जो अभी का जो दौर है, देखिए शेयर बाजार एक तो पिछले 2 महीनों से इस उपापों में है कि कहीं फेडरेशन रेट हाइक न कर दे, तेल का प्राइस भाग जा रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच मामले को लेके हमने देखा था एक दिन में, अभी इसी वीक में 1700-1800 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया था रसिया और यूक्रेन के युद्ध की संभावना को लेके। और दूसरी बात है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, हम इस दिसंबर 2021 तक 51,000 करोड़ का मतलब इन्वेस्टमेंट भारत वर्ष में कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है, और ये समय समय पे सोल्ड आउट भी करते रहते हैं। तो अगर दिसंबर को लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो $5 बिलियन का उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया है, सोल्ड आउट भी किया। तो इन सबों का असर उस इन्वेस्टमेंट, जो 51,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जो एक ट्रेडमार्क है उसको हमने क्रॉस कर दिया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है इंडिया में, उसका असर उस पर भी पड़ सकता है। तो इसमें जो भी व्यक्ति शामिल है उसको देश की सर्वोच्च संस्था इन्वेस्टिगेशन में कौन है, ईडी होगी इसमें शामिल और सीबीआई होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो जांच हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, इसमें शामिल चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, सबका नाम उजागर होना चाहिए और उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ सजा का प्रावधान हो, और सजा हो वो कहीं तीसरे दिन नहीं कोई बीमारी का बहाना बना के हॉस्पिटल में चला जाए और जमानत हमारे सिर्फ कोर्ट भी जो है ऐसे ऐसे लोगों को जमानत दे देती है। तो इस सबों के लिए बार बार यही कह रहा हूं, एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वो इन सबों के लिए पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार डाल रहे हैं कि भारतवर्ष की जो कानून है उसमें इतने लूप होल्स हैं। आप हम देख लीजिए कि एक आतंकवादी, जिंदा आतंकवादी जो मुंबई बम उसमें अटैक में पकड़ा गया, उसको कितने वर्षों तक हमने अपने यहाँ रखा, उसके बाद उसको फांसी की सजा दी। एक निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके अपराधियों को हमने कितने वर्ष तक जेल में रखा और वो लूप होल कानून का निकाल के बचते रहे। तो इसके लिए एक सशक्त कानून की जरूरत है, जिससे कि जो एक सेंटिमेंट और एक जो मैसेज जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स में कि नहीं, यहाँ पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो उससे डील करने की क्षमता भारत सरकार में है। ठीक बात है। रितेश जी, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं ना कहीं खराब करने का काम किया गया है? देखिए, वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इसी से हम संसाधन जनरेट करते हैं, इसी से हम फिर सुरक्षा बजट पे देश चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आपने बहुत सही बोला कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज हम एलआईसी के आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो भी, जैसे सर्वेश्वर जी ने बताया कि कसाब मामला हो या कोई भी मामला में हो, हमारे यहाँ एक कानून व्यवस्था नाम की चीज है। ये सरकार, आज हमारे पास विदेशी निवेशक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हर समय पर, भले वो किसान आंदोलन हो, कनाडा में देखो उन्होंने उसको क्रश कर दिया, हमने उनसे बातचीत की, नेगोशिएशन किया। तो ये हमेशा अपने कंडक्ट से ये पूरे विश्व में विश्वास पैदा करे कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज है और सीधे कानून व्यवस्था से चलेगी, किसी की मन मर्जी से नहीं। तो इस केस में भी ये इस मैटर का भी आप हम वेट करते हैं,
जरूर एजेंसी जिसमें सच निकालेंगी, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। और हो सकता है अगर इंक्वायरी बराबर है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका असली चेहरा सामने आ जाए। ठीक बात तो है। फिर इसके बाद में कोई और ऐसे मंसूबे बना के हमारे देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा प्लान नहीं कर सके। ये हम विश्वास रख सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि ऐसा इस इंक्वायरी से चीजें सामने है, जिससे फिर आगे ऐसी चीजें ना हो। ठीक बात। पल्लव जी, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला नहीं लगता आपको? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकता है, और इससे ज्यादा मैं ये देश की वित्तीय संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का, तो ये आप पूरे देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का मजाक कर रहे हैं। क्या मंसूबा है, कैसे है, ये किसी को नहीं मालूम, मगर जिस तरह से लीक हुए हैं, मैं ये इंफॉर्मेशन श्योर नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज कुछ जो मैंने आर्टिकल जो पढ़ा है गवर्नमेंट टाइम्स में और बाकी अखबारों में, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव है, हो सकता है। अगर सब्जेक्टिव है तो जिन लोगों ने ये अखबार में ये लिमिटेड रिपोर्ट छापी उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल। इसमें एक चीज ऐड करूंगा चंद्रशेखर जी, मैं जी जैसे आपने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा, तो बीच में हमने अब हम जैसे सब देशों में देख रहे हैं कि आजकल लड़ाई या किसी भी देश को कमजोर करने के लिए आपको सैनिक लड़ाई या हथियारों से लड़ाई आखिरी में की जाती है। पहले वहाँ आर्थिक और सिविल डिसोबीडियंस करके, वहाँ व्यवस्था खराब करके ही फिर उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो डेफिनेटली जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं वो इस तरह का भी कुछ षड्यंत्र सोच रहे होंगे, तो कोई मतलब आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ठीक बात है। आप बिल्कुल, ये ट्रेड वॉर और बायो वॉर तो चल ही रहा है पूरे दुनिया में, लेकिन बायो वॉर के साथ ये ट्रेड वॉर भी हो सकता है। लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड वॉर में कहीं ना कहीं कोई एक सेगमेंट होगा इस तरह का। ये मतलब हो सकता है कहीं कोई मॉड्यूल हो और वो उजागर हो इस पूरे जांच में, तो हो सकता है वो भी सामने आ जाए। मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करूंगा जो पिछले 3 से 4 हफ्तों में हुई हैं। चाइना के 3 शहरों ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है, जो बहुत कम लोगों ने हाईलाइट होती हुई देखी है। बहुत कम लोगों ने 3 शहरों ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है। चाइना मेरे हिसाब से 2022 के अंदर बैंकरप्सी डिक्लेयर करे। एज अ कंट्री चाइना विल हैव टू डिक्लेयर बैंकरप्सी। हेलो जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, दोबारा बोल दीजिए एक बार अपनी बात। मैं ये मानता हूँ कि चाइना किसी भी हाल में अपने आप को बचाने के लिए ये हरकत कर सकता है। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लीक नहीं है, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक जो किसी लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। दूसरा, चाइना एक ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, ये वो दवाई बन चुकी है। चाइना दुनिया के लिए वो दवाई बन चुकी है जो ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है। सही कह रहे हैं। क्योंकि चाइना के 3 शहर ऑलरेडी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुके हैं, दिवालिया अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। एवन ग्रेड के डिस्क्लोजर्स के बाद एवन ग्रेड जो चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, जिसको चाइनीज सरकारी बैंकों ने बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग कर रखी थी, वो अपनी बैंकरप्सी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। उसके बाद 3 शहर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुके हैं। हम ये किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं हमें ये नहीं पता। क्या ये चाइना की कोई साजिश है? हो सकती है। क्या सबके पीछे चाइनीज इकोनॉमी का फेलियर एक रीजन है? ये भी एक रीजन हो। हमें बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके समझ पड़ेगा कि क्या दुनिया में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेके हम गाइड कर रही है। हमें अपने आप को सोच समझ के डिसीजन लेना होगा एज एन इन्वेस्टर। ठीक बात है। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए, राष्ट्रवादी सरकार है देश में, जैसा कि सब जगह कहा सुना जाता है, और फिर ऐसे मामले सामने आते हैं। कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो युद्ध चल रहा है उसका भी कहीं कोई ये एक प्रयोग हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसे मामलों में सिर्फ खबरें आती रहें और धीरे धीरे जांच होती रहे। क्या आपको लगता नहीं है ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होकर त्वरित सब कुछ होना चाहिए?
इसका पक्षधर हूं और मैं बार बार अभी जो हमारा डिबेट चल रहा है उसमें बार बार इसी बल पे जोर दे रहा हूं कि इस मामले की गहन जांच हो, हमारी देश की सर्वोच्च संस्था ईडी सीबीआई करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में करे। ये नहीं कि वर्षों तक, अब हमने देखा जो हमारा हर्षद मेहता शेयर घोटाला था उसकी भी जांच वर्षों तक चली और उसको बाद में रहस्यमय हालत में उसकी मौत हुई जेल में या कैसे हुई, सरकार का भी उस समय की सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट था या आम जनता तक अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। तो ऐसे घोटाले अगर आ रहे हैं तो इसकी जो जांच है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और एक ऐसा संदेश जाए देश की जनता में भी, जो सरकारी जो मतलब अधिकारी बैठे पड़े हैं कि अगर हम ऐसा कोई दुष्कर कार्य कर रहे हैं और अपने देश के खिलाफ ही ये कार्य कर रहे हैं और कुछ चंद लोगों को नफा पहुंचाने के लिए, तो हमारा हर्ष भी और उसके लिए चाहिए कि एक सशक्त कानून तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर इसमें जैसे अब हमने सबने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक चंद्रा कोचर का मामला और वीडियोकॉन का, आखिर उसमें भी क्या हो रही है, अभी तक जांच चल ही रही है, अभी तक किसी की वो मतलब ये नहीं हुआ है, साबित नहीं करके जेल नहीं भेजा, मतलब कि हाँ ये साबित हो गई। यस बैंक वाला मामला देखिए, राणा कैसे उसमें मतलब शामिल थे और अपने पूरे फैमिली को पैसे दिए जा रहे थे, बेटियों के नाम पे कंपनी खोल दिए। तो इन सभी घटनाओं को अगर देखा जाए सिले सिलवार तरीके से तो बीजेपी की गवर्नमेंट के समय उजागर हो रही है और गवर्नमेंट उससे त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसमें और पारदर्शी लाना चाहिए और उस जो जांच चल रही है उसमें तीव्रता लाना चाहिए जिससे कि देश की जनता में भी एक मतलब पॉजिटिव ये आए, संदेश जाए और साथ ही साथ जो एफआईआई है, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं एलआईसी का आईपीओ आने वाला है जो $8 बिलियन से भी मतलब उतने का आईपीओ है, उस पे अगर कुछ असर पड़ गया, अगर एफआईआई का भी जो स्टेक है जितना होता है कि इतना प्रतिशत एफआईआई की बाइंग होगी, इतनी प्रतिशत डीआईआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना प्रतिशत, और उसमें यह भी प्रावधान किया गया जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स है उसको डिस्काउंट पे इतने प्रतिशत शेयर मतलब रखा गया उनके लिए और फिर रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो उसका भी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इवन इस बजट में भी एक प्रावधान किया गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा जुटाने का, जिससे कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो मतलब गति है। बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। सर्वेश्वर पाठक जी, त्वरित कार्रवाई अगर होती है तो कहीं ना कहीं भरोसा लौट कर आता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि निश्चित रूप से जो लोग अगर इस तरह से देश को क्षति पहुंचा रहे हैं या कहीं ना कहीं हमें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहा है देश, तो ये निश्चित रूप से फिर एक उदाहरण बनता है। लेकिन अगर लेट लतीफ़ी होती है तो फिर ये लगता है कि नहीं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है और ये ऐसे ही चलना है सब चीजें। जो चलता रहने वाला एटीट्यूड है उससे हमें निकलना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने खुद ही अपने बजट में जो टारगेट सेट किए हैं जो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैं बता रहा कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट सेट किया इस बार के 22-23 के बजट के लिए 65,000 करोड़ का, आखिर उस पर भी असर आ सकता है अगर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे जो बातें उजागर होके आ रही है और इनके दोषियों को त्वरित कार्रवाई के लिए जरिए तुरंत जेल के पीछे सलाखों के पीछे ना पहुंचाए, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी शामिल हो। अगर बीजेपी का अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यूपीए के गवर्नमेंट, आखिर कौन कौन से ऑफिसर्स इनमें शामिल थे, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ उच्च अधिकारी तक इसमें जरूर शामिल होंगे, सभी की मिली भगत होगी, नहीं तो केवल एक लेडी के मतलब एनएससी के सीईओ की इतनी ये नहीं है कि वो इतनी बड़ी कांड कर जाए। तो लेकिन एक सर्वेश्वर जी, ये जो चित्रा रामाकृष्णन ने ये फाउंडर मेंबर्स में रही है जब एनएससी बन रहा था 1991 में, तब से साथ में
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि वो एनएससी के हर चीजों को जानती थी, कहां पे लूप होल्स है, इसको कैसे यूज किया जाए। और कह देना कि एक बाबा हमें मेल भेजते थे, अरे बेवकूफ समझा है क्या भारतवर्ष की जनता को? तो इसका क्या है कि भारत का जो कानून है उसका मखौल बनाया जा रहा है, और हमारे देश की सरकार क्या ऐसे देखती रहेगी? इस पे अगर चित्रा रामाकृष्णन पे अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ेगा। और अभी हम चर्चा क्या कर रहे थे कि क्या राष्ट्र विरोधी ताकतें भी इसमें शामिल थी? जरूर इसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें शामिल है। अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, इसमें क्या हुआ है कि हमारी इकोनॉमी जो है कितनी स्लो डाउन हो गई है। इसका सीधा असर जो विदेशी, जो हमारे दुश्मन देश बैठे हैं उसको फायदा मिल सकता है। और उसमें जैसे चाइना का एग्जाम्पल सेट किया गया था, उनके यहाँ जो जितना बड़ा घोटाला हुआ, देखिए वहां का जैकमा था, चाइना ने उसको तबाह कर दिया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ एक वर्ड बोल दिया था और सरकार के खिलाफ उसने कुछ आवाज उठाई थी। जैकमा कहाँ है आज? किसी को कोई पता नहीं है। और जो एवरग्रांडे, उनकी जो रियलिटी सेक्टर की जो कंपनी थी वो दिवालिया हो चुकी है। लेकिन चाइना में चाहे कहीं पे इतनी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, वो अपने इकोनॉमी को बूम ही दिखा रहे हैं। लेकिन भारत में अगर कुछ भी होता है तो उसकी चिंगारी दूर तक उठ जाती है और उसका सीधा असर फॉरेन इन्वेस्टर पे पड़ेगा। और जो कि ये बहुत ही मतलब जो अभी का समय है, हमारी इकोनॉमी कोरोना के कारण ऐसे ही डाउन हो रही है। हम नित्य नए टारगेट सेट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उस देश के सीईओ बड़े बड़े कंपनियों से मिलते हैं कि कैसे वहां से पैसे इन्वेस्टर्स आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर ऐसे स्कैम करने वाले चित्रा जैसे लोगों पे अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी, और वो भी समय मतलब अल्पावधि में, ये नहीं कि वर्षों वर्षों तक उसका केस चलता रहेगा, बड़े बड़े लॉयर आ जाएंगे ये कोर्ट में खड़े होके उनके लिए पैरवी करने और केस को लंबा खींचते जाएंगे। जज साहब भी समय पे समय एक तारीख आज दी तो 4 महीने बाद अगली सुनवाई करेंगे। तो ऐसी जो ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और पर डे जैसे राम जन्मभूमि का मामला था और पर डे सुनवाई होके हुई थी, उसी तरह ऐसे केसेस जितने भी उजागर हो रहे हैं उनको पर डे सुनवाई करके इनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पल्लव जी, ये जो त्वरित कार्रवाई की बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, और ये जो कहीं इंटरनेशनल ट्रेड वॉर का जो पार्ट कहीं लगता है कि इस तरह से भारत को क्षति पहुंचाई जा रही है, और इस तरह की खबरें सार्वजनिक होना ये चिंताजनक नहीं है आने वाले व्यापार के लिए और आने वाले बाजार में हमारे प्रभाव के लिए? चिंताजनक भी, और मगर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूँगा। मेरे से पहले साथी को कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अंदर एक स्पेशल कोर्ट स्टेटस हुआ करता था सन 2006 से पहले। हेलो जी। उन कोर्ट को डाइल्यूट कर दिया गया और सारे केसेस हाई कोर्ट के स्पेशल कोर्ट को रेफर कर दिए गए। अगर हिंदुस्तान को इन केसेस को जल्दी निपटाना है तो इन कोर्ट को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोर्ट बहुत अच्छी है, जिससे इन जैसे लोगों को तुरंत कार्रवाई में लिया जाए। अगर हम ये माने कि 2014 से पहले के जो केसेस है उसके शिकायत देते हैं, अगर उनको भी रिजॉल्व करना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर कम करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी केसेस का पहुंच है। या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इकोनॉमिक विंग का एक खोला जाए, इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग का, जिससे कि ये इन केसेस को टाइम बाउंड मैनर में क्लोज किया जा सके। जी बिल्कुल। दूसरा, हमें हमारे इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग के अंदर स्पेशल पावर का स्टेटस ग्रांट करना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं है। 2006 से पहले था। मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि 2006 में पहली बार एक्ट के जरिए इन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोर्ट और स्पेशल विंग को डाइल्यूट किया था सब सरकार ने। आज हम बात कर रहे हैं देश के ग्रोथ की, हम बात कर रहे हैं देश में फॉरेन ट्रेड की, हम बात कर रहे हैं LIC के IPO की, हम बात कर रहे हैं और
बड़े डाइवेस्टमेंट टारगेट की। हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अगर इन सबको एक साथ रखना है तो हमें ठोस कदम उठाने होंगे, चाहे वो इन्वेस्टर लेवल पे आश्वस्त करने की बात हो, चाहे वो फॉरेन को आश्वस्त करने की बात हो, चाहे वो आपका किसी आम जनता को विश्वास में लेने की बात हो, और इस मसले की तह तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अखबारों में छपा ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने अभी दोबारा आर्टिकल, जब मैं आपके जब मैं साथ आर्टिकल को दोबारा देख रहा था, ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक बात है। रितेश जी, क्या इन सारे मामलों को त्वरित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ जांच और ये पूछताछ से जो मामला है चलता रहेगा, और क्या इससे बाजार पर बड़ा असर नहीं पड़ रहा है इस समय? अगर आपने बाजार जोड़े तो इससे 3 हमें दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक तो जब ये मैटर सबसे पहले आया था तो जो जिनके नाम आए चित्रा रामकृष्णन जी या जाट, इनको सबको रितेश जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास। रितेश जी, आप जवाब दे रहे थे, 3 चीजों पर हमें आप बता रहे थे कि ध्यान रखना होगा। दृष्टिकोण है। एक तो ये जब मामला सबसे पहले हुआ था तो सरकार ने उस समय कार्रवाई करते हुए मैनेजमेंट चेंज करके बहुत ही पारदर्शी तरीके से मैनेजमेंट नए एमडी अपॉइंट करके सारी चीजों को ठीक किया। तो इंटरनल व्यवस्था पहले ठीक हो चुकी है, ये हो गया पुराना। इस चीज को अभी एक्चुअली जो इस न्यूज को दे रहे हैं उन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा उसमें ये देखना होगा कि इस समय इन लोगों ने, इस लॉबी ने इसको उजागर करके, जैसे LIC के IPO की हम बात करें, ये हम लोग पूर्ण विश्वास से मान सकते हैं कि ये उसी योजना के तहत किया गया कार्य है। हाँ, और तीसरा जो आप एक दृष्टिकोण बता रहे थे, तो उसमें बेसिकली ये दोनों जांच के साथ में हमें आगे के लिए ऐसी रिपीट ना हो घटना, तो सरकार उसका एग्जाम्पल जैसे रखेगी। जो भी CBI ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, वापस एक चीजें हैं। SEBI ने इस रिप्लाई को मान लिया, तो उस समय कौन लोग थे जिन्होंने इस रिप्लाई को माना। जैसे जैसे इन चीजों का सामने आएगा और हमें ये वापस इन्वेस्टर कम्युनिटी को हम मैसेज दे देंगे कि भाई ये पहले ही इसके ऊपर कार्रवाई होके आगे ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए वापस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है, तो चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि आगे LIC का IPO के बाद में BPCL या कोई एक ऑयल कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट है, वो 30-40 करोड़ से ज्यादा का होगा मैटर। तो ऐसे हमारे पास पूरी पाइपलाइन है और बहुत सारी चीजें अभी होनी है हमारे देश में। तो अभी कोई भी चीज को ये लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, पर जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है तो हम ये आशा रख सकते हैं कि चीजें संभाल ली जाएंगी। जी, सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको, और जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है हमारे यहाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज देना होगा, और ये वक्त की जरूरत है इस समय। जी हाँ, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट साहब ने बताया कि त्वरित कार्रवाई, और साथ ही साथ उसमें जो जैसे LIC IPO आना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार उनको बेच के जो फंड आएगा उसको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार यूज करना चाह रही है। जैसा कि हमने देखा है कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार ने बढ़ाया है, तो उन सबों पे भी इसका असर आ सकता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर को बढ़ावा दे रही है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे और देश की तरक्की में साथ हो, लेकिन इस तरीके की घटना का सीधा असर, और जो एक कहते हैं ना ड्रास्टिक असर, वो रिटेल इन्वेस्टर्स पे पड़ता है। जो बड़े बड़े FIIs हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसका उतना असर नहीं उस पे पड़ता है, लेकिन आंशिक असर पड़ता है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके अगर शेयर के भाव गिरते हैं तो उनकी गाढ़ी कमाई, जो उनका हार्ड अर्न मनी होता है, वो लुट जाता है, डूब जाता है। तो इसके लिए सरकार के पास एक ही विकल्प है, और वो देश की जनता में भी विश्वास बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनमें भी विश्वास जगाने के लिए
त्वरित एंड कठोरतम कार्रवाई का। और मेरे को लगता है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट इसमें सक्षम है और ये कार्रवाई जरूर होगा और मतलब एक समय अवधि में इस कार्रवाई को पूरा किया जाना चाहिए। और करेगी गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी को पटरी पे लाने की मतलब पटरी पे लाने की अगर वो कोशिश कर रही है तो। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। पल्लव पाल जी, आपसे संक्षिप्त जवाब चाहूंगा कि क्या होना चाहिए अंत में। पहला जवाब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जवाब दूंगा। पहला काम ये होना चाहिए जो इकोनॉमिक ऑफिसर्स के जो कोर्स है उनको रीस्टैब्लिश किया सबसे पहला, ताकि इन जैसे लोग दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 2 बजे। जहाँ तक इन्वेस्टर कम्युनिटी का सवाल है, 1991 में हिमालय कांड, 2001 में पारिक कांड, 2004 का निफ्टी का ब्लैकआउट, 2009 का निफ्टी का ब्लैकआउट इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर वापस आई। 2016-2017 में रामाकृष्णा के किस्से के बाद फायरिंग के बाद निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है ये सब लोगों ने देखा था। जिसका मुझे आश्वस्त सरकार के काम होते, मगर क्या सरकार को वापस से एक कदम उठाना होगा ताकि रिटेल इन्वेस्टर आश्वस्त हो। जी, सरकार को एक बारी ओपन में आके ये बोलना होगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या ठीक बात। जी रितेश जी, अंत में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या होना चाहिए। जैसा पल्लव पाल जी ने कहा वो तो जरूरी है ही, लेकिन जो पुरानी कार्रवाई हो चुकी है उसको सामने लाया जाए। व्यवस्था में एनएससी के मैनेजमेंट में क्या क्या सुधार हुए हैं ताकि ऐसी गलती या ऐसी बदमाशी वापस नहीं वो लाया जाए। और जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक का विश्वास है, हमें सिर्फ ये प्रयास करना है कि वो विश्वास हिले नहीं। और अगर हम SIP की एक चीज भूल गए तो हर महीने हमारे देश का रिटेल नागरिक 10,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट शेयर बाजार में नया पैसा आ रहा है, ये हमारे देश से मोबिलाइज हो रहा है। जी ठीक है, इस पैसे की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा विश्वास बनेगा अगर इनकी इंक्वायरी बराबर से होके जो जो चीजें सामने आए उन्हें उजागर किया जाए। ठीक बात है। सर्वेश्वर जी, क्या होना चाहिए अंत में, छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। हमारे सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सीबीआई और ईडी की तरह को ये मामला सुपुर्द करके और जो भी जांच हुए हैं जैसा कि सभी ने बताया है उसको उजागर जनता के सामने लाना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करके इनको दंडित करना चाहिए, जिससे कि ऐसा काम करने वाले को एक कड़ा संदेश जाएगा और साथ ही साथ ऐसी घटना भविष्य में और न हो उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और कैसे उस अपनी व्यवस्था को एनएससी को सुदृढ़ किया है वो भी जनता को बताना चाहिए। ठीक है, पल्लव जी, सर्वेश्वर पाठक जी, रितेश खंडेलवाल जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक भरोसा है सरकार के प्रति और वो भरोसा इन्वेस्टर का, स्टॉक एक्सचेंज का, सबका कायम रहना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का, निश्चित रूप से सरकार को त्वरित कार्रवाई करके कहीं ना कहीं भरोसा इन्वेस्टर्स में भी होना चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स में कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और आगे ठीक के लिए किया जा रहा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज़।